आज मैं द इटरनॉट मूवी का सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी चैनल पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फर्स्ट पार्ट के लास्ट में हमने देखा कि फैवाली का ग्रुप आइलैंड जाने की तैयारी कर रहा था, जबकि जुआन लूना के घर का एड्रेस फोन बुक से लेकर अकेले अपनी यात्रा को निकल जाता है। जुआन ने जैसे ही अपनी बेटी की तलाश शुरू की, पीछे से फैवाली की कार आ जाती है। फैवाली ने अपने 38 साल पुराने दोस्त जुआन को तूफान में अकेले छोड़ना नहीं चाहा। दोनों छोटे से आइलैंड पर सुरक्षित पहुंचने का प्लान बनाने लगे। फैवाली एक वैज्ञानिक था। उसने इस जहरीली बर्फ की असली वजह को समझ लिया था। उसने बताया, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें स्पेस के रेडियो एक्टिव पार्टिकल से बचाती है। धरती के मैग्नेटिक फील्ड गायब होने के कारण स्पेस से रेडियो एक्टिव पार्टिकल सीधे स्नो के सरफेस पर चिपक कर धरती पर आ रहे हैं, जो बेहद जानलेवा हैं। दोनों बात करते हुए कार से निकल पड़े। सड़क पर पहुंचे तो देखा ओवरपास के नीचे सैकड़ों गाड़ियों का ढेर लगा था। ऐसे हालात में इंसानों के लिए यह बिल्कुल असंभव था। अचानक कई सैनिक गाड़ियों में आते दिखे। एक सोल्जर ने समझाया कि सरकार ने राहत केंद्र स्थापित किया है। उसने दोनों को घर लौटने की सलाह दी, लेकिन जुआन को इन सोल्जरों पर शक था, इसलिए वह दोनों उनके पीछे जाने लगे। आगे बढ़े तो अचानक गाड़ियों की कतार से गोली चलने लगी। देखने पर पता चला सोल्जर किसी पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि विशाल कीड़े सैनिकों पर हमला कर रहे थे। उनकी मजबूत खालों के आगे सैनिकों की गोलियां बेकार थी। जल्द ही कीड़ों ने सैनिकों को खाकर उन्हें अपने भोजन का सामान बना लिया। फैवाली की कार को भी टक्कर लग जाती है और वे रास्ते के रिपेयर शॉप में घुस गए और फिर दोनों जान बचाने के लिए तेजी से ऊपर चढ़ जाते हैं। सब इतना तेज था कि दोनों की सांसें फूल गई। जुआन ने मन ही मन हिम्मत जुटाई, पर वो भी इस डरावने सिचुएशन से भयभीत था। लड़ाई थमी तो दोनों बाहर आए, लेकिन सारा शहर वीरान था। कहीं कोई इंसान नजर नहीं आया। यहाँ तक सैनिकों की लाश का भी पता नहीं था। जुआन ने मौके की नजाकत में एक राइफल उठा ली और सड़क पर बर्फ के बीच चलना शुरू कर दिया। सिटी स्क्वायर में कई काले बड़े कून पड़े थे। अचानक दूर से आवाज आई। देखा तो एक विशाल कीड़ा बर्फ में लाश को घसीटते हुए गुफा में ले जा रहा था। दोनों ने तेजी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन फैवाली रास्ते में गिर पड़ता है, जिस कारण तेल टैंक से आवाज आ गई, जिससे दो विशाल कीड़े उनकी तरफ भागे। जुआन ने राइफल से फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन कीड़े रुके नहीं। आखिर जुआन ने सही जगह गोली मारी, जिससे कीड़े का सिर फट गया और वो वहीं मरकर गिर पड़ता है। लेकिन जश्न मनाने का समय नहीं था, क्योंकि बाकी विशाल कीड़े बर्फ में तेजी से उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। तभी इन दोनों को एक आदमी हाथ हिलाते हुए दिखाई देता है। शायद वह उन्हें बचाने के लिए पुकार रहा था, इसलिए दोनों उसके पीछे भागे। कीड़ों में कुछ फैवाली और जुआन के पीछे भागे तो कुछ मरे हुए कीड़े की लाश के टुकड़ों पर लड़ाई शुरू कर दी। जुआन ने बर्फ में दौड़ लगाई, जिससे चर्च के बेल टावर तक जा पहुंचे। दरवाजे के सामने भारी लोहे की चादर थी। तभी ऊपर से ज्वलनशील पेट्रोल की बोतलें नीचे गिरी। जैसे ही ज्वलनशील पेट्रोल की बोतल ऊपर से गिरी, आग ने मॉन्स्टर का हमला रोक दिया। फैवाली और जुआन ने साइड के दरवाजे से वेल टावर की ओर दौड़ लगाई। स्पाइरल सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर वे टावर के टॉप फ्लोर के सीक्रेट रूम में पहुंच गए। आश्चर्य की बात थी, वहां कुछ सर्वाइवल पहले से ही जमा थे। उनका लीडर एक विकलांग आदमी था। उसका चेहरा जुआन को कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। उस बूढ़े आदमी ने आसमान की ओर इशारा किया और बताया, ऊपर जाओ और देखो। जुआन सीढ़ियां चढ़कर क्लॉक टावर के सबसे ऊपर पहुंचा। वहां से देखा तो रात का आसमान आग की गोलों से भरा था, मानो तारे आसमान को चीरते हुए गिर रहे हों। हर गिरता तारा असल में कीड़ों का झुंड था। अब जुआन को समझ में आया, ये प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एलियन अटैक की सुनियोजित साजिश थी। इसका मकसद था इन विशाल कीड़ों की सेना के लिए रास्ता साफ करना। जुआन वेल टावर की चोटी पर अकेला खड़ा था। रात में लाल उल्कापिंड बार बार गुजरते थे। उसे लगने लगा, जब भी कोई लाल रोशनी आसमान में चमकती, उसकी बेटी के बचने की संभावना और कम हो जाती। उसने बाकी सर्वाइवर को समझाया, यहाँ अब रुकना ठीक नहीं, क्योंकि ये कीड़े अच्छे क्लाइंबर हैं। वह देर सवेर यहाँ हमला जरूर करेंगे। कमांडर, जो अपने पैर गंवा चुका था,
बोला मैं यहीं रुककर टावर की सुरक्षा करूंगा। उसकी सलाह पर बाकी ग्रुप ने रात में ही पैकिंग शुरू कर दी। सभी ने चुपके चुपके सड़कों से रास्ता तय करने लगे। जब तक तेज आवाज ना हो मॉन्स्टर उन पर हमला नहीं करेंगे। जगह जगह पर कीड़े सोते हुए दिखे। सबने फैसला किया ओवरपास की दीवार तोड़ने का, ताकि छुपा हुआ रास्ता मिल सके। अंत में रास्ते को खोल दिया गया और सब एक एक करके घुस गए। लेकिन तभी कीड़े भी खाने की तलाश में पीछे आ गए। जुआन एक माँ और बच्चे को बचाने के लिए पीछे एक बस में रह गया था। कीड़े धीरे धीरे उस बस की तरफ बढ़ रहे थे। जुआन को लगा अब मौत सामने है। तभी टावर में फंसे विकलांग आदमी ने घंटियां बजाई, जिससे कीड़े तुरंत दिशा बदलकर टावर की ओर चल पड़े। सबने राहत की सांस ली और फिर बाकी के लोग भी रास्ते में घुस जाते हैं। जैसे ही शहर में पहुंचे जुआन को मलबे में एक कार मिली जो अब भी काम कर रही थी। दूसरी तरफ कीड़ों का झुंड बेल टावर तक पहुंच चुका था। विकलांग आदमी और उसके साथियों ने टावर को फ्यूल से भर दिया। जब कीड़े ऊपर पहुंचे उसने सिगरेट जलाई और हवा में फेंक दी, जिससे आग ने सब कुछ जला दिया। उधर जुआन और ग्रुप ने उस गाड़ी को ढकेला, लेकिन आवाज सुनकर फिर कीड़ों का झुंड आ गया। जुआन ने गोलीबारी में सबको बचाते हुए कार में बैठाया। जितनी गोलियां चलती उतने नए कीड़े उभरते। आखिरकार एक विशाल बिलबोर्ड ऊपर से नीचे आ गिरा और गाड़ी जल्दी से स्टार्ट करके वहां से निकल गए। जैसे ही गाड़ी खतरे से दूर निकली सबके दिल में चैन आया। लेकिन वेल टावर की जलती आग देखकर सभी चुप हो जाते हैं। सब जान गए विकलांग बूढ़े ने खुद को कुर्बान कर बाकी सबकी जान बचाई थी। जुआन के जहन में जैसे ये सीन पहले भी देखा हो ऐसा लग रहा था, जिससे उसका दिल भारी हो जाता है। अब सबका अगला लक्ष्य था मिलिट्री कैंप तक पहुंचना। सबने मिलकर इंसेक्ट्स की घेराबंदी तोड़ दी थी। अब बाकी सर्वाइवर्स तैयारी कर रहे थे आर्मी कैंप के पास जाने के लिए। पर जुआन का दिल बेचैन था। वह अब अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाता है। अपने पुराने दोस्त फैवाली के घर पहुंचा तो देखा वहां पहरेदार खड़े हैं। जाहिर था कि वे भी इन कीड़ों की सच्चाई जान चुके थे। जैसे ही जुआन अंदर पहुंचा सबने उसे लिविंग रूम में बुलाया और वहां उसकी प्यारी बेटी क्लारा उसकी पत्नी की गोद में आराम से सो रही थी। जुआन हैरान रह गया। डरते डरते बेटी का चेहरा छूकर बोला, कैसे मिली? एलिना की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो खुद बेटी को खोजने नहीं गई थी, बल्कि खुद बेटी ने पूरे खतरनाक सफर के बीच माँ बाप को ढूंढ लिया था। अब सब इकट्ठा थे। फैवाली ने सोच लिया था कि सभी को आइलैंड पर ले जाना है। गाड़ी बस एक थी, लेकिन भीड़ ज्यादा। तभी पड़ोसी आया। वो फैवाली को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता, लेकिन सुनकर कि फैवाली जाने की तैयारी में है, पड़ोसी ने एक पुराना आरवी देने की पेशकश की। बदले में फैवाली को अपना घर और गैराज देना पड़ता। सुबह सुबह सबने सामान बांधा। 2 गाड़ियों में सवार होकर आइलैंड की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उनके आसपास के पड़ोसियों ने शुभकामनाएं दी, मगर जो वहीं रुक गए उन्हें पता नहीं था कि कितना बड़ा संकट अब उनके सिर पर मंडरा रहा है। फैवाली ने पहले से प्लान बना लिया था। पोर्ट पहुंचकर नाव से आइलैंड जाएंगे, लेकिन जब पोर्ट पहुंचे तो समंदर पूरी तरह सूख चुका था। पहले लबालब पानी से भरा था, लेकिन अब वहां सिर्फ कीचड़ में फंसी हजारों नावें दिख रही थी। एक गरीब मछुआरा जो मरा पड़ा था, उसकी बाल्टी में अभी भी एक छोटी सी मछली जिंदा थी। लुकास को जैसे आभास हुआ शायद यह किसी भीषण सुनामी का संकेत है, इसलिए वह तुरंत लौटने के लिए गाड़ी घुमा लेते हैं। रास्ते में हर तरफ बर्फ से ढकी गाड़ियां दिखाई दे रही थी। तभी सब डर गए, क्योंकि सामने दिखाई दी काली धुएं की लकीरें, जो खतरे का अलार्म थी। जब सब पास पहुंचे तो देखा एक कार उल्टी पड़ी है। ड्राइवर की हेलमेट में गोलियों के निशान थे, यानी खतरा अब सिर्फ कीड़े का नहीं बल्कि इंसानों का भी था। पर जुआन का ध्यान अब बेटी क्लारा पर था। वो सुरक्षित तो थी, लेकिन अजीब सी खामोशी में खोई थी। उसे खुद याद नहीं था कि उसने माँ को कैसे ढूंढा। एलिना को लगा हुआ थकान के कारण उसे कुछ याद नहीं है, इसलिए वह चाहती थी कि क्लारा कुछ देर आराम कर ले। फिर वो एक बड़े सुपरमार्केट के पास पहुंची, जहां अंदर बहुत लोग थे। बाहर की सुनसान खतरनाक सड़क से बिल्कुल उल्टा नजारा। एक अधेड़ आदमी ने उन्हें गर्मजोशी से बुलाया। यह नजदीकी इलाके का सबसे बड़ा सर्वाइवल कैंप था। वहां जमा सामान इतने थे कि लंबे समय तक सभी का गुजारा हो सकता था। सुपरमार्केट के भीतर थोड़ी राहत और सुकून का माहौल था। वहां हफ्तों के लिए खाने पीने का इंतजाम था।
सभी ने तसल्ली से पहली बार गरम खाना खाया, लेकिन जुआन अब भी सड़क पर पड़ी लाश की बात कर बैठा। टेबल पर बैठे कुछ चेहरों की रंगत बदल गई। शायद वे वही जेल से भागे हुए बदमाश थे जिन्होंने उन पर हमला किया था। जुआन को एहसास हुआ यहाँ खतरा अब भी बाकी है। उधर लुकास नौजवानों के बीच हंसी मजाक कर रहा था। इसके बाद लुकास सुपरमार्केट के हर कोने में घूमता रहा। अचानक पीछे के दरवाजे से कोई आवाज आई। लुकास ने जैसे ही अपनी पसंदीदा वाइन मिली, उसे कोई हलचल महसूस हुई। अगली सुबह एक तेज आवाज ने सबको जगा दिया। सुपरमार्केट से भीड़ बाहर की तरफ भागने लगी। सब लोग ऊपर आसमान की तरफ हैरत से निहारने। आखिरकार वो विनाशकारी बर्फीला तूफान थम चुका था। लंबी सर्दी के बाद सूरज की सुनहरी किरणें बादलों की परतों और सफेद बर्फ को चीरकर बाहर आ रही थी। सबसे पहले पाब्लो बाहर निकला, ठंडी हवा में ताजा सांस ली और सबको मुस्कुराकर देखा। फिर खुशी के मारे पूरी भीड़ बाहर निकल आई। चारों तरफ जयकार और जश्न का माहौल था। बस फैवाली जल्दी से अपना कंपास निकाल रहा था और देखा तो दिशा पूरी तरह उल्टी हो चुकी थी, यानी अनहोनी अभी बाकी थी। इसी बीच एलिना चौंकते हुए पूछा, क्या किसी ने लुकास और बाकी लोगों को देखा? सब अंदर उन्हें ढूंढने लगे। उन्हें बस लुकास द्वारा छोड़ी वाइन की बोतल मिलती है। सबको लगा कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी एक कार सुपरमार्केट के बाहर रुकी और 3 नकाबपोश खतरनाक हथियारों वाले लोग उतरकर सीधा गोलियां चलाने लगे। अफरा तफरी के माहौल में सब अपनी जान बचाने भागे। एलिना ने घबराते हुए जुआन को बताया कि क्लारा बाहर है। जुआन ने पल भर की देर नहीं लगाई और गन उठाते सीधे 2 हमलावरों को गिरा दिया और तीसरा फरार हो गया। जुआन ने लाश की पहचान की तो देखा हमलावर एक अधेड़ औरत थी जिसके गले में बच्चे का लॉकेट था। जुआन सोच में पड़ गया, एक माँ कैसे मासूमों पर हमला कर सकती है। तभी दूर से ट्रक की आवाज आई और कई आर्मी व्हीकल सुपरमार्केट के बाहर आकर रुके। लुकास जो गायब था वो एक आर्मी ट्रक में बैठा मिला। सबको सेना कैंप ले जाया जा रहा था। लुकास से उसके रात के बारे में पूछा तो उसने हाथ झटककर कहा उसे कुछ भी याद नहीं। रात, वाइन, अजनबी घटनाएं उसके लिए धुंधली थी। तभी जुआन को अजीब चीजों की आहट होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन सच में कुछ अजीब हो रहा था। लेकिन कुछ किलोमीटर दूर जमीन के अंदर, जहां पर वह तीसरा हमलावर आसानी से उन खतरनाक कीड़ों के बीच से गुजर जाता है और वो उसे कुछ नहीं करते, जैसे वह 3 दिन बाद सबकी जिज्ञासा कैब में खत्म हो गई। अब वहां बड़ी संख्या में युवा फाइटर शामिल हो गए थे। लड़कियों को मेडिकल टीम में रखा गया। घायलों का इलाज चल रहा था। सब एक नई फैवाली को कमांड रूम में बुलाया गया। आर्मी का सबसे अनुभवी कमांडर उसके टेक्निकल समझ को पहचानता था। वहां एक पुराना रेडियो था, लेकिन उसे चलाने के लिए प्रोफेशनल की जरूरत थी। फैवाली ने सेहत का बहाना बनाकर मना कर दिया। जुआन ने देखा फैवाली और लुकास बाहर बहस कर रहे हैं। असल में कमांडर ने फैवाली को सबसे मुश्किल मिशन दिया, जो शहर के सेंटर में रेडियो इंस्टॉल करना था, ताकि ज्यादा से ज्यादा सर्वाइवर्स को कैंप में जोड़ा जा सके। लेकिन शहर का सेंटर अब बेहद खतरनाक था। फैवाली को पता था वहां आर्मी भेजना मतलब सैनिकों को कीड़ों के खाने के लिए भेजना। लुकास फैवाली को जिद्दी मानकर दोषी ठहरा रहा था। वो कहता है अगर योजना कामयाब हो जाती है तो हजारों। अचानक वेल टावर से सायरन बज उठा। सैनिकों की गाड़ियां कई नए सर्वाइवर को लेकर कैंप में पहुंचती है। फैवाली को तब अपने पुराने पड़ोसी से नजर मिली जिसने आरवी दी थी। अब वो अकेला बचा था, बाकी सब पड़ोसी मर चुके थे। रात में जुआन टहलने निकला। उसके साथ वेल टावर से बचने वाला दोस्त भी था। फ्रैंको चाहता था जुआन उसे साथ ले चले, क्योंकि उसके दादा ट्रेन ड्राइवर थे और रेडियो इंस्टॉल करने वाली टीम ट्रेन लेकर शहर के सेंटर तक जाएगी। बहुत सोच विचार के बाद जुआन फैवाली की टीम में शामिल हो जाता है। अगली सुबह 20 से ज्यादा वॉलंटियर ने अपने परिवार को अलविदा कहा। रबर बोट से नदी में सफर किया और ऊपर आसमान में एयर ट्रांसपोर्टर जहाज उड़ रहे थे, जिससे पता चला इंसानों की ओर से पलटवार यकीनन ट्रैक के साथ चलते हुए आखिर पुराने ट्रेन स्टेशन पहुंचे। टीम को स्टेशन के बाहर गार्ड तैनात किया गया। बाकी सब स्टील प्लेट लगाकर ट्रेन को युद्ध के लिए तैयार करने लगे। मशीन गन, डिफेंस सब कुछ तैयार हुआ। जब ट्रेन चली कोई ध्यान नहीं दे रहा था।
कि दूर वाटर टावर पर एक महिला सब कुछ चुपचाप देख रही थी। जैसे ही ट्रेन ने शहर में एंट्री ली, तभी उन्हें नजर आया कि ट्रैक पर बहुत सारी कार पड़ी थी, लेकिन सभी ने सीट बेल्ट बांध ली और सब मुसीबत के लिए खुद को तैयार करने लगे। इंजन ने रफ्तार पकड़ ली और सबने एक स्वर में नेशनल एंथम गाया। ट्रेन टकराई, जिससे कारों के टुकड़े उड़ गए और रास्ता एकदम साफ हो गया। खुशी और राहत की लहर सब में दौड़ गई। कुछ ही देर बाद ट्रेन सिटी सेंटर के करीब रुकी। अब आगे कोई रास्ता न था, इसलिए वॉलेंटियर्स पैदल निकल पड़े। तभी वहां कुछ दूरी पर ट्रांसपोर्ट प्लेन के मलबे दिखे। लोग सोच में डूब गए, आखिर कीड़ों को उड़ना तो आता नहीं, तो विमान कैसे गिर गया। सिटी सेंटर बिल्डिंग में पहुंचते ही कमांडर ने टीम को 3 हिस्सों में बांट दिया। इंजीनियरिंग ग्रुप छत पर सिग्नल ट्रांसमीटर लगाने लगा। कॉम्बैट ग्रुप बाहर सुरक्षा और 4 लोग प्लेन का मलबा चेक करने भेजे गए। शहर अजीब अंदाज में डरावना था। टीम ने इतना शोर मचाया, फिर भी किसी कीड़े का हमला नहीं हुआ। सब आश्चर्यचकित थे, ये शांति किस तूफान की शुरुआत है। तभी ट्रांसपोर्ट प्लेन की 4 सदस्यीय रिकॉन टीम ने उस मलबे में बम खोजे, जिसमें बहुत ताकत थी। अंदर चेक करने पर उन्हें मैप में स्टेडियम पर सर्कल किया मिला। इसका मतलब उनका मिशन स्टेडियम को निशाना बनाना था और उसको तबाह करना था। तभी उन्हें दूर एक बच्चा दिखाई देता है। एक सोल्जर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उनकी हैरानी तब और बढ़ी जब सड़क के दोनों तरफ लंबी कतारों में हथियारों से लैस लोग मिल गए। दूसरी ओर फेवाली इंजीनियरिंग टीम के साथ ऊपर मौजूद था। उसे असल ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ। आज मानवता खतरे में है, सभी सर्वाइवर जल्द से जल्द कैंप में पहुंचे। शहर के बाहर रेडियो सिग्नल मिलते ही कई परिवार ने जुआन की टीम के बचने की खबर सुनकर गले लगकर रोने लगे। मिशन सफल था, पूरा कस्बा उम्मीद से भर गया। फेवाली ने ब्रॉडकास्ट बार बार ऑटोमेटिक रिपीट पर डलवाया। जब वापस लौटने का समय आया तो अचानक दूर स्टेडियम से नीली रोशनी चमक उठी। जुआन तुरंत कमांडर ऑफिसर के पास गया और एक टीम जांच के लिए भेजने को कहा, लेकिन कमांडर चिंतित था और मना कर दिया, क्योंकि जिस टीम को प्लेन के मलबे को चेक करने के लिए भेजा था वह अभी तक नहीं लौटी और मैन पावर भी कम थी, इसलिए कहा सब रात को सतर्क रहें। इसी सन्नाटे में जुआन और कुछ दोस्त ताश खेलने लगे। तभी लुकास अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है। जो ताश का एक्सपर्ट था वह अब इसके बेसिक रूल भी भूल जाता है। अचानक उसने छोटा चाकू उठाया और अपने दोस्त के पेट में मार दिया। जुआन ने पीछा किया तो लुकास छत के किनारे पर खड़ा हो गया और कहा मेरा मिशन पूरा हो गया। इतना कहते हुए नीली रोशनी की ओर कूद पड़ा। नीचे भारी भीड़ उसकी ओर आ रही थी। तीनों लोग सीढ़ियों से नीचे भागे। तभी एक मोटा आदमी जो ट्रांसपोर्ट प्लेन को चेक करने गए टीम का हिस्सा था, वो इन्हें देखकर चीखकर सबको इनके बारे में खबर दी। तो लोगों की बड़ी भीड़ ट्रेन स्टेशन की ओर दौड़ पड़ी। जुआन और दोस्त डर के मारे ट्रेन पकड़ते हैं और बड़ी मुश्किल से ट्रेन में पहुंचे। स्टेशन पर कुछ लोग बचे थे, बाकी सब हमले के शिकार हो गए। लोगों का उन पर हमला करने का कोई भी कारण नहीं था, फिर भी वह हमला कर रहे थे, जैसे सुपरमार्केट में किया था। वो लौटकर तुरंत सबको इसके बारे में बताना चाहते थे, लेकिन वह यह भी जानना चाहते थे कि स्टेडियम में क्या चल रहा है। फ्रैंको स्टेडियम जाने को तैयार था, इसलिए फ्रैंको ने फेवाली को ट्रेन चलाने का तरीका बताकर जुआन के साथ स्टेडियम की ओर चल दिया। रास्ते में वो देखकर चौंक जाते हैं। बहुत से हथियारबंद आदमी घूम रहे थे, जैसे वे नींद में चल रहे हों। कुछ तो बेमतलब गोली भी चला रहे थे और उन्हीं के बीच से बड़े बड़े कीड़े भी घूम रहे थे, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। दोनों किसी तरह बचते हुए छत तक पहुंच जाते हैं। वहां पर जो देखते हैं उससे तो उनके होश उड़ जाते हैं और जुआन की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि भरे स्टेडियम में इंसानों और कीड़ों की उनमें से कई चेहरों को जुआन पहचानता भी था, जिसमें उसकी बेटी और दोस्त लुकास भी था। वो सब कठपुतलियों की तरह स्टेडियम के सेंटर की ओर सम्मान में देख रहे थे, जैसे किसी अदृश्य सुप्रीम पावर के पास बुलावा हो। अचानक जुआन को याद आया, ये सब उसने पहले भी देखा है, जैसे कोई अजीब सपना या समय में बिखरी याद। दोनों पास की एक झोपड़ी को देखा। फ्रैंको फुसफुसाया, ये सब क्या है? जुआन बोला, असल दुश्मन यही है। उसी वक्त नीली रोशनी में एक विशाल हाथ झोपड़ी से बाहर आया। उसकी उंगलियां लयबद्ध ढंग से हिल रही थी। कई लोगों की आंखों में जैसे आदेश की बिजली दौड़ी।
भीड़ का हिस्सा छटकर अलग हो गया। बाकी भटकती निगाहों से उसी रहस्यमय रोशनी की ओर देख रहे थे। अब जुआन की समझ में सब कुछ आ रहा था। ये कीड़े तो बस एक उन्नत एलियन सभ्यता का अग्रदूत मात्र थे। इनका असली मकसद था इंसानों को घेरकर मन से नियंत्रण में लेना। ये कोई सीधा युद्ध नहीं था। शहरों को कीड़ों से घेरकर सर्वाइवर को बचाव के नाम पर साथ समेटकर असल नियंत्रण एलियन कब्जे में देना था। यहाँ का मिलिट्री कैंप के हाई रैंकिंग ऑफिसर सब उसी जाल का हिस्सा बन चुके थे। रेस्क्यू कैंप में जो भी शरण लेने आता है धीरे धीरे एलियन दौड़ के मानसिक गुलाम बन जाते हैं। जुआन की बेटी, उसका दोस्त लुकास, सब अब एलियन। जहां तक जुआन की बात थी, उसका दिमाग बार बार पुराने दृश्यों को क्यों याद करता था, क्योंकि वह एक इंटरनल ट्रेवलर था। ऐसा इंसान जो समय और ब्रह्मांड के बहाव में आगे पीछे जा सकता था। हर बार इतिहास को बदलना चाहता था, लेकिन हर बार उसी की हार होती। इस कहानी की असली सच्चाई थी, हर बार जुआन मस्तिष्क में टूटी यादों के साथ अतीत में लौटता, हमेशा दुनिया और अपनों को बचाने की कोशिश करता, मगर हर बार सब जानते हुए भी एलियन दौड़ की कठपुतली ही बनकर रह जाता। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।